हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में आरसीसी के IS 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 66 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। और जो इस लेक्चर का PDF है वो IES-GATEWiz का जो एंड्रॉइड ऐप है उसकी स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्रीली अवेलेबल है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा फ्लैट स्लैब के केस में जो टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आपने कैलकुलेट किया एक स्पैन के लिए, उसको कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा क्लॉज है दैट इज 31.4.3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो निगेटिव और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो किस मैग्नीट्यूड का होगा। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि हम टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जो निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग m नॉट से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली दी आइसोस्टैटिक, इसको हम कह सकते हैं आइसोस्टैटिक बेंडिंग मोमेंट, आइसोस्टैटिक डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जो आपने पैनल के लिए कैलकुलेट किया था। ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू डायरेक्ट डिजाइन मेथड। तो जो आपने m नॉट कैलकुलेट किया था एक पैनल के लिए, बेसिकली अगर हम एक्चुअल फ्लैट स्लैब के केस में देखें तो ये हमारे इंटीरियर कॉलम्स हैं, ठीक है। एंड वी हैव अज्यूम्ड कि ये दीज आर स्क्वायर कॉलम्स और ये हमारा ड्रॉप पैनल्स हैं, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाला जो आपका पैनल है, ये वाला, इसके लिए हमने जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया था वो m नॉट किया था। अब इसके लिए हमारा जो पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम एक इंटीरियर स्पैन एज्यूम कर लें, इंटीरियर स्पैन बेसिकली क्या है, जो मैंने ये एज्यूम दिखाया हुआ है, दिस इज बेसिकली इंटीरियर स्पैन, ठीक है। एक्सटीरियर स्पैन जो होगा वो एक्सटीरियर कॉलम के साथ होगा लास्ट में, ठीक है, वो इधर कहीं होगा, इस साइड कहीं होगा, ठीक है। तो अब जो m नॉट आपने निकाला वो इंटीरियर स्पैन के लिए कैसे निकालना है और एक्सटीरियर स्पैन के लिए कैसे निकालना है। तो इंटीरियर स्पैन के लिए सिंपली हमने अज्यूम किया, वी हैव मेड द एनालिटिक स्टडीज। हमने बहुत सारे स्लैब के स्पैन कॉम्बिनेशंस में एक्चुअल स्टडीज की, एनालिटिक स्टडीज की, इलास्टिक एनालिसिस किया डिफरेंट स्लैब कॉम्बिनेशंस में, जिसमें हमने ये अज्यूम किया कि इंटीरियर स्पैन जो है उसको हम लोग फिक्स्ड एंड बीम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जो हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा दैट विल बी एट द फेस ऑफ दिस सपोर्ट, ठीक है। ये हमारा जो फेस है ये वाला, इस फेस पे हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा जो क्रिटिकल सेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको दूसरे कलर से डिनोट करें कि यहां पर जो ये वाला पोर्शन है, दीज आर दी सेक्शन फॉर क्रिटिकल निगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स, और सेंटर के नियर अबाउट सेंटर यहां पे हमारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये क्रिटिकल सेक्शंस हैं जहां पर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो बेसिकली वो इस सेक्शन पे कर रहे हो कि यहां पर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। तो हमने देखा इंटीरियर स्पैन के लिए जो हमारी वैल्यूज निकल के आई, बेसिकली दीज आर 0.65 एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज 0.35। तो इसको अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखें तो इस फेस पे और इस फेस पे इंटीरियर सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है, दिस मैग्नीट्यूड विल बी 65% ऑफ द टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। तो यहां पे 0.65 m नॉट आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो है दीज आर दी मोमेंट कॉफिशिएंट्स, ठीक है। जब हमने डायरेक्ट डिजाइन मेथड की बात की थी तो जो हम मोमेंट कॉफिशिएंट्स की बात कर रहे थे वो ये मोमेंट कॉफिशिएंट्स थे कि 65% ऑफ टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट इज एट
दिस फेस ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। और जो फेस ऑफ सपोर्ट है वो हमारा कौन सा सपोर्ट है, इट शुड बी ऑफ रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप। अगर हमारा सर्कुलर सपोर्ट है तो उसको इक्विवेलेंट एरिया के रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में कन्वर्ट करके फिर हमारा फेस निकल कर आएगा। तो आप देख रहे हो इंटीरियर सपोर्ट के केस में जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स हैं वो मैग्नीट्यूड इनका सेम है, और जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वी हैव अज्यूम्ड इट इज अकरिंग नियर द मिड स्पैन, तो इट इज ऑफ 35% ऑफ टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। तो हमारा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देख सकते हो, दिस इज बीएमडी फॉर द इंटीरियर स्पैन, ठीक है। अब जब हम एक्सटीरियर स्पैन की बात करते हैं तो एक्सटीरियर स्पैन में क्या होगा, हमारा एक एक्सटीरियर कॉलम होगा और एक हमारा इंटीरियर कॉलम होगा, ठीक है। मतलब एक कॉलम बिल्कुल एज पर होगा, लास्ट एज होगी वो सपोर्टेड कॉलम जो होगा वो एक्सटीरियर सपोर्ट होगा। तो बिकॉज द बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर होगा और डिफरेंट पैटर्न होगा, तो हमारा एक्सटीरियर स्पैन के लिए जो मोमेंट कोफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट है, और वो डिपेंड करते हैं बेसिकली, वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ बेसिकली एंड सपोर्ट कंडीशंस, कि हमारा जो एंड सपोर्ट है वो उसकी कंडीशंस क्या है, और साथ ही साथ कि हमारे जो सपोर्टिंग कॉलम्स और स्लैब्स हैं उनका रिलेटिव स्टिफनेस क्या है, ठीक है। तो ये हमारा सपोज ये कॉलम है, ठीक है, तो एक यही सेम कॉलम नीचे और ऊपर कॉमन मोनोलिथिक है ये स्लैब हमारा। तो ये स्लैब और ये बीम जो आपको दिख रही है इस जंक्शन पे, इस ज्वाइंट पे, एक्सटीरियर ज्वाइंट बोलेंगे इसको हम, यहां पर कैसे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस पर भी हमारा बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट जो है वो डिपेंड करेगा। तो एक्सटीरियर सपोर्ट के केस में आपके 3 केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि जो फेस है यहाँ पे एक्सटीरियर स्पैन का जो फेस है वहां पे जो हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। दूसरा केस बनता है कि इंटीरियर एक्सटीरियर स्पैन के इंटीरियर सपोर्ट पे, ये हमारा एक्सटीरियर सपोर्ट है एक्सटीरियर स्पैन का, और एक्सटीरियर स्पैन का इंटीरियर सपोर्ट है, तो दोनों सपोर्ट पे हमारे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स हैं। तो इंटीरियर सपोर्ट पे जो हमारा फेस पे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। और साथ ही साथ नियर मिड स्पैन ऑफ एक्सटीरियर स्पैन हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो यहां पर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली द लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन कि हमारा जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट था वो क्रिटिकल सेक्शंस पे लॉन्गिट्यूडनली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, बिकॉज उसी के बेसिस पर फिर हम सेक्शंस, क्रिटिकल सेक्शंस पे डिजाइन करेंगे, जिसके बेसिस पर हम फर्दर रेनफोर्समेंट और डिटेलिंग निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा कोड ये कहता है कि सबसे पहले जो इंटीरियर सपोर्ट है, इंटीरियर सपोर्ट पे जो निगेटिव डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है यानी ये वाला मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, इट इज गिवन बाय 0.75। दिस इज बेसिकली द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के लिए हम इसको कह सकते हैं दिस इज अ मोमेंट कोफिशिएंट फॉर द एक्सटीरियर स्पैन के इंटीरियर सपोर्ट पे हमारा निगेटिव डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो 0.75 माइनस 0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई अल्फा सी। तो इस वाले पैरामीटर को हमने Q से डिनोट किया है, ऊपर जो डायग्राम दिखाया है, तभी यहां पर लिखा हुआ है 0.75 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई Q मल्टीप्लाइड बाई दी m नॉट। तो हम बेसिकली प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। और पॉजिटिव डिजाइन बेंडिंग मोमेंट क्या होगा हमारा, नियर द मिड स्पैन 0.63 माइनस 0.28 डिवाइडेड बाई Q। Q इज बेसिकली 1/1 प्लस अल्फा सी। अल्फा सी इज दी बेसिकली पैरामीटर, एक तरीके से इसको मॉडिफिकेशन फैक्टर कह सकते हैं फॉर रिलेटिव स्टिफनेस एट द जॉइंट, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स क्या हो जाएगा, 0.63 माइनस 0.28 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा सी, ठीक है। तीसरा कंडीशन बनता है कि एक्सटीरियर स्पैन के एक्सटीरियर सपोर्ट पे हमारा कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, दैट विल बी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड इट इज गिवन बाय 0.65 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा सी। जो अल्फा सी है बेसिकली वो क्या है हमारा, वो हम लोग डायग्राम में यहां पर देख लेते हैं।
अगर हम अल्फा सी की बात करें, ठीक है, यहां के लिए हमारा एक्सटीरियर स्पैन के केस में अल्फा सी का रोल आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा हमारा इंटीरियर सपोर्ट में भी है, एक्सटीरियर सपोर्ट में भी है और मिड स्पैन में भी है एक्सटीरियर स्पैन के। तो अल्फा सी इज गिवन बाय सिग्मा के सी अपॉन सिग्मा के एस। सिग्मा के सी इज बेसिकली दी समीशन ऑफ फ्लेक्चरल स्टिफनेस। फ्लेक्चरल स्टिफनेस का मतलब यह है कि हाउ स्ट्रांगली जो कॉलम है या स्लैब है वो हमारा डिफ्लेक्शन को रजिस्ट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्लेक्चरल स्टिफनेस को हम मैथमेटिकली मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन इसके टर्म्स में लिखेंगे, बिकॉज फ्लेक्चरल इज इंडिकेटिंग कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट में बेंडिंग हो रही है, और स्टिफनेस जो हमारा है बेसिकली डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोमेंट के केस में हमारा जो रोटेशनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो समीशन ऑफ फ्लेक्चरल स्टिफनेस ऑफ कॉलम्स एट सपोर्ट जॉइंट, ठीक है। जो भी आप जॉइंट कंसिडरेशन ले रहे हो, ठीक है, उसमें समीशन ऑफ जो कॉलम्स हैं, सपोज ये वाला कॉलम था, ठीक है, तो इस जगह पे ये और ये हो सकता है दोनों के फ्लोर्स पे अलग अलग स्टिफनेस हो, ठीक है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द पैरामीटर। अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो प्रिज्मेटिक हैं और जो आपके ड्रॉप्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, कॉलम, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं स्टिफनेस में, तो वी विल अज्यूम कि हमारा जो फ्लेक्चरल स्टिफनेस है के सी दैट इज गिवन बाई 4ECI/L, ठीक है। EC बेसिकली हमारा क्या होगा, दिस इज बेसिकली दी शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट जिस भी ग्रेड की आप कंक्रीट यूज कर रहे हो, ठीक है, विच इज बेसिकली गिवन बाई 5000 रूट FCK, ठीक है। I इज बेसिकली दी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो, विच इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री, कि हमारा जो कॉलम है क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री क्या होगी। अगर मतलब हमारा स्क्वायर कॉलम है तो अलग प्रॉपर्टीज है, रेक्टेंगुलर कॉलम है तो अलग ज्योमेट्री है। एंड L इज बेसिकली द सेंटर टू सेंटर ऑफ द स्पैन, जिस भी डायरेक्शन में आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो उस डायरेक्शन में हमारा स्पैन कितने हैं। तो इनका जब समीशन करोगे डिवाइडेड बाई दी जो स्लैब की स्टिफनेस है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्लेक्चरल स्टिफनेस ऑफ स्लैब मेंबर्स या स्लैब्स कह सकते हो। तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्लैब है इसकी फ्लेक्चरल स्टिफनेस कितनी होगी, और जब इस जॉइंट पे आप देखोगे इंटीरियर सपोर्ट पे एक्सटीरियर स्पैन के, तो ये स्लैब और इस स्लैब और इस डायरेक्शन में भी हमारे स्लैब्स हैं, तो ये चारों डायरेक्शन में जो फ्लेक्चरल स्टिफनेस है स्लैब की, उनका जो रेशियो है बेसिकली अल्फा सी, उनका रेशियो है सिग्मा के सी डिवाइडेड बाई सिग्मा के एस। तो ये निकालने के बाद आप अल्फा सी निकाल लोगे, तो एक्सटीरियर स्पैन के केस में जो हमारा पैरामीटर्स हैं, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स हैं, दे आर डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो कॉलम और स्लैब की रिलेटिव स्टिफनेस है जॉइंट पे, बिकॉज वही डिटरमाइन कर रही है कि वो मेंबर्स कितना हमारा मोमेंट्स कैरी कर सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोमेंट कोफिशिएंट्स आप याद रखोगे, ठीक है। आप इंटीरियर स्पैन में दे सिंप्लीफिकेशन था, वी हैव सिंपली अज्यूम्ड कि हमारे नेगेटिव डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स दोनों सपोर्ट्स पे सेम है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे कि यहां पे जो मैग्नीट्यूड है एक्सटीरियर स्पैन के इंटीरियर सपोर्ट पे जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो उस केस में आपको जो डिजाइन मोमेंट लेना है, डिजाइन मोमेंट एट इंटीरियर सपोर्ट ऑफ एक्सटीरियर स्पैन, एक्सटीरियर स्पैन के इंटीरियर स्पैन सपोर्ट पे आपको कितना डिजाइन मोमेंट लेना है, इट विल बी ऑफ 0.75 माइनस 0.10 डिवाइडेड बाई 1/1 अल्फा सी मल्टीप्लाइड बाई m0, और जो दूसरा एडजेसेंट स्पैन है वहां पे जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट था फेस पे,
सिग्मा, इनमें से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आप डिजाइन के लिए यूज करोगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहां पर देयर इज डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट। एक ही कॉलम के दोनों फेस पे अलग अलग बेंडिंग मोमेंट है, तो देयर विल बी अनबैलेंस्ड बेंडिंग मोमेंट at the support due to this gravity loading। ठीक है, because we are designing for the gravity loading, तो हमारे because there are unbalanced bending moment at the supports, तो हमने मैक्सिमम के लिए तो डिजाइन किया, लेकिन जो अनबैलेंस्ड बेंडिंग मोमेंट है उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अभी हम लोग फर्दर ये डिस्कस करेंगे कि जो मोमेंट्स हमारे कॉलम्स पे आ रहे हैं वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि अल्फा सी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ फ्लेक्चरल स्टिफनेस ऑफ द एक्सटीरियर कॉलम्स टू द फ्लेक्चरल स्टिफनेस ऑफ द स्लैब एट अ जॉइंट। तो ध्यान रखना है अल्फा सी आपको किसके लिए निकालना है, एक्सटीरियर कॉलम के लिए निकालना है, एक्सटीरियर कॉलम्स टू दी एक्सटीरियर स्पैन में एक्सटीरियर कॉलम्स के लिए आप अल्फा सी निकालोगे। ठीक है, फ्लेक्चरल स्टिफनेस ऑफ द स्लैब एक्सप्रेस्ड एज मोमेंट पर यूनिट रोटेशन विच इज बेसिकली m by थीटा। ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे। उसके बाद कोड का नेक्स्ट क्लॉज ये कहता है कि हमारा जो मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कितना कर सकते हो फ्लैट स्लैब के केस में। तो आपको ध्यान रखना है कि बिकॉज we have made certain assumptions, डायरेक्ट डिजाइन मेथड्स में हमने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बहुत सारे assumptions लिए हुए हैं, और उन सिंप्लीफिकेशन और assumptions की लिमिटेशंस की वजह से हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन परमिटेड है वो ओनली 10% तक है। तो वी कैन मेक द रीएडजस्टमेंट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अप टू 10% ओनली। ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी इनएक्यूरेट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट डिजाइन मेथड। बाकी हमारा आपने पढ़ा था कि जो 2-वे स्लैब्स थे वहां पे आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन 30% तक हो सकता है। ठीक है, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है बेंडिंग मोमेंट का आप रीएडजस्टमेंट 30% तक कर सकते हो, बट यहाँ पे आपका फ्लैट स्लैब के केस में इट इज परमिसिबल अप टू 10% इन केस ऑफ डायरेक्ट डिजाइन मेथड बिकॉज ऑफ certain assumptions which we have considered in deriving the coefficients। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि जो आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो वो हमारा इस मैग्नीट्यूड जो अपने टोटल डिजाइन मोमेंट के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी उससे WLN/8 से कम ना हो। तो मिनिमम आपका बेंडिंग मोमेंट इट शुड बी WLN/8। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज था कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, negative moment section shall be designed to resist the larger of two interior negative design moments determined for spans framing into a common support unless an analysis is made to distribute the unbalanced moment in accordance with the stiffness of the adjoining parts। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है दैट इज रिलेटेड टू कि जो बेंडिंग मोमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है across the panel width। across the panel width means in the transverse direction। अभी तक हम बात कर रहे थे कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट कैसे सपोर्ट्स पे क्रिटिकल सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब अक्रॉस द पैनल विड्थ पे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉलम स्ट्रिप्स आएंगी एंड मिडिल स्ट्रिप आएगी। तो मिडिल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप में जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कैसे पैनल में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है कि जो कॉलम्स हैं, ठीक है, फ्लैट स्लैब्स के जो कॉलम्स हैं उसमें एडिशनल मोमेंट्स के लिए हम उनको कैसे डिजाइन करते हैं, क्या हमारी इंपेरिकल इक्वेशंस हैं, क्या हमारी गाइडलाइंस हैं। तो जो हमारे कॉलम्स हैं मैंने आपको जो फ्लैट स्लैब की वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि देयर आर अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट्स जो हमारे कॉलम्स पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, इसमें दो स्पैन्स है हमारे पास, एडजेसेंट या एडजॉइनिंग स्पैन्स हम देख पा रहे हैं फ्लैट स्लैब में, दीज आर टू एडजॉइनिंग स्लैब्स। अब अगर यहां पे इन दोनों स्लैब्स पे अगर हमारी लोडिंग डिफरेंट होगी, ठीक है, लोडिंग डिफरेंट होने की वजह से इस कॉलम पे
जो बेंडिंग मोमेंट आएगा अलग अलग डायरेक्शन से, तो देयर विल बी एडिशनल अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट एट दी कॉलम। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैक्सिमम अनबैलेंस्ड मोमेंट हमने स्टडीज परफॉर्म की, एनालिटिक स्टडीज परफॉर्म की, और ग्रेविटी लोडिंग के लिए हमने ये निकाला कि हम अपने कॉलम को एक एडिशनल मोमेंट के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है, और उसको बेस्ड ऑन रिलेटिव स्टिफनेस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीरियर सपोर्ट के केस में, ठीक है, जहां पर द सपोर्टिंग मेंबर्स अबव एंड बिलो द स्लैब शैल बी डिजाइन्ड टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू देयर स्टिफनेस। ठीक है, अनलेस अ जनरल एनालिसिस मेड। तो यहां पर बिकॉज इंपेरिकल सेमी इंपेरिकल अप्रोच का यूज किया गया, तो इंपेरिकल इक्वेशन हमने क्या डराइव की, एक सर्टेन एजम्पशन लिया। हमने एजम्पशन क्या लिया कि जो हमारा एक स्पैन है वो लॉन्गर स्पैन है, एज्यूम कर लेते हैं ये वाला स्पैन लॉन्गर है, और दूसरा वाला जो स्पैन है वो शॉर्टर स्पैन है। ठीक है, तो दोनों जो स्पैन्स हैं उसमें हमने लोडिंग क्या एज्यूम की कि जो लॉन्गर स्पैन है उस पे जो लोडिंग है दैट वो डेड लोड प्लस हाफ ऑफ लाइव लोड है, और जो शॉर्टर स्पैन है उस पे हमने डेड लोड फैक्टर्ड डेड लोड से लोडिंग है। ठीक है, मतलब जो लोडिंग आपकी, जो लोड हमने कंसीडर किया इस इक्वेशन को ड्राइव करने में, वो ये किया। अब इन दोनों की वजह से हमारा अलग अलग बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। इसी वजह से हमने लॉन्गर स्पैन के बेंडिंग मोमेंट से, आप इक्वेशन देखोगे इंपेरिकल, तो लॉन्गर स्पैन के बेंडिंग मोमेंट से शॉर्टर स्पैन के बेंडिंग मोमेंट को माइनस किया है, एंड सर्टेन प्रपोजिशन लिया है डिजाइन के लिए, बिकॉज इट इज बेसिकली द एडिशनल बेंडिंग मोमेंट जिसके लिए आप ये कॉलम को डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, और फिर उसको अबव द फ्लोर लेवल और बिलो द फ्लोर लेवल अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव स्टिफनेस आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इक्वेशन क्या निकल के आती है, WD विच इज बेसिकली द डिजाइन फैक्टर्ड डेड लोड। ये वाला जो इक्वेशन है दिस इज बेसिकली फॉर लॉन्गर स्पैन। तो यहां पे जो लोड होगा कितना होगा, WD प्लस हाफ ऑफ लाइव लोड। L2 इज बेसिकली द डायमेंशन जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन था पैनल का। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये पैनल है तो ये L2 डायरेक्शन है। ठीक है, दिस इज L2 डायरेक्शन, और इस फेस से फेस टू फेस जो दूरी थी वो Ln थी। ठीक है, और इसके सेंटर से सेंटर की जो दूरी थी वो L1 थी। तो हम अभी इस डायरेक्शन में L1 के डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो m0 हमने पहले निकाला था, अज्यूमिंग इट इज अ फिक्स्ड बीम। ठीक है, तो यहां पर हम जो निकाल रहे हैं वो एक एडिशनल हमारी बीम है, और इसकी वजह से जो इस कॉलम पे आ रहा है, तो एडिशनल जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना होगा वो हमने यहां पर निकाला। ठीक है, लॉन्गर स्पैन ये हो गया, शॉर्टर स्पैन का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो ये हुआ शॉर्टर स्पैन। तो WD डैश डैश का मतलब है कि शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में, शॉर्टर स्पैन मतलब जो एडजॉइनिंग स्पैन आपने लिया ना उसका डेड लोड ये है। L2 डैश हमारी ये स्पैन है। ठीक है, L2 इज डैश इज बेसिकली इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, सॉरी L2 डैश, और इस डायरेक्शन में L2, और Ln इज बेसिकली द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम फेस टू फेस। यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज Ln डैश। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में L2 डैश है। ठीक है, तो L2 इज द लेंथ ऑफ स्पैन ट्रांसफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ M। ठीक है, Ln मैंने आपको बता रखा है कि क्लियर स्पैन है इन द डायरेक्शन ऑफ M मेजर्ड फेस टू फेस, एंड अल्फा C इज समीशन ऑफ KC डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ स्लैब। डैश इज रिप्रेजेंटिंग कि शॉर्टर स्पैन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो माइनस करके आपको ये जो वैल्यूज मिली उसका आपने 8% मैग्नीट्यूड ले लिया 0.08, और डिवाइड कर दिया हमारा एक फैक्टर से 1 + 1/αc। ठीक है, तो इतना मैग्नीट्यूड जो बेंडिंग मोमेंट का आया, इसके लिए आप
इस कॉलम को डिजाइन करोगे जो इंटीरियर सपोर्ट का कॉलम है, इंटीरियर सपोर्ट कॉलम, और रिलेटिव स्टिफनेस के हिसाब से उसको रिअपोर्शन करोगे। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन अजम्पशंस जो आपको ध्यान रखने हैं इन केस ऑफ स्लैब्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और ये जो बेसिकली फैक्टर्स मैंने आपको ऊपर बताया था इनको मोमेंट फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो मोमेंट कोफिशिएंट्स हैं और मोमेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहां पे एक चीज और लिखी हुई है कि दिस एक्सप्रेशन फॉर एमयू हैज बीन डिराइव्ड फॉर द केस ऑफ two adjacent unequal spans with full dead load plus half live load on long span and dead load alone on short span, thereby partially accounting for the effects of pattern loading। ठीक है, तो यहां पे हमने पार्शियल अकाउंटल किया है पैटर्न लोडिंग का। पैटर्न लोडिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।